लेट्स डू सम पास्ट पेपर्स टू सी कितना समझ में आया. A mixture of three different compounds J, K and L was analyzed by thin layer chromatography using a polar stationary phase and a non-polar mobile phase. Okay, look at this. अब डिफरेंट है, ठीक है. मैंने आपको एक्सपेरिमेंट डिफरेंट चीज की करवाई है. डिफरेंट हो सकता है, इसको ये नहीं करना कि सर ने जो पढ़ा दिया वही है. थ्योरी समझो, क्वेश्चन डिफरेंट हो सकता है. इनका अब स्टेशनरी फेज, अच्छा नहीं वही क्वेश्चन, सॉरी मैं, पोलर स्टेशनरी फेज है और नॉन पोलर मोबाइल फेज है, ठीक है. Three compounds all have similar molecular masses. The resulting chromatogram is shown. ठीक है, ये आपका chromatogram है resulting. Identify which spot corresponds to each compound. Stationary phase polar है, non-polar है mobile phase. तो अब हिसाब से, इस हिसाब से मुझे बता सकते हो JKL 1 2 3 में से कौन कौन से हैं? From all of your knowledge you have gained for chemistry thus far, AS, A2, whatever you've studied. देखो, how are you going to solve this question? First of all, yes Rumesa, very good. You're going to see सबकी polarities क्या है, ठीक है. This is the dicarboxylic acid. This is a carbonyl and a carboxylic acid, मतलब ketone और carboxylic acid है. This thing is just a ketone, ठीक है. You can see that this is the ketone. This is a dicarboxyl. This is carboxyl plus कार्बोक्सिल तो नहीं, कार्बोक्सिलिक में पूरा नहीं लिख रहा, ठीक है. कार्बोक्सिल प्लस कीटोन है, ठीक है. अब मुझे बताओ सबसे पोलर कौन सा होगा इन तीनों में से? विच वन इज द मोस्ट पोलर? डाइकार्बोक्सिलिक वाला, के वाला, ठीक है. के होगा ना मोस्ट पोलर. डाइकार्बोक्सिलिक है, इसमें दो CO2H वाले ग्रुप्स है, इसमें सिर्फ एक है. सो दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट पोलर, ठीक है. उसके बाद लीस्ट पोलर कौन सा होगा? इसमें पोलैरिटी होगी नहीं सिरे से, तो पोलैरिटी होगी लेकिन कम होगी. पोलैरिटी तो होगी वैसे. एल होगा, कीटोन होगा. कीटोन इज द मोस्ट नॉन, सी डबल बॉन्ड OH वाला, इट इज द मोस्ट पोलर ना. तो ये आपके पास जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है ही नहीं, वो होगा आपका नॉन पोलर. नॉन पोलर नहीं, सॉरी, लीस्ट पोलर. पोलर तो है हल्का सा है, लीस्ट पोलर है ये, सही है. What's the most effective way to identify in the case of this chapter? Alcohols, very very polar. Carboxylic acids, very very polar. Ketones, aldehydes, these are not that polar. These are not that polar. ठीक है. Another way to look at it in this sense, in ऐसे questions is कि look at the hydrogen bonding. Carboxylic acids hydrogen bonding कर सकते हैं, ketone hydrogen bonding नहीं कर सकता, ठीक है. So इसमें होगा क्या, जो polar stationary phase है ना, उसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, व्हिच इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है. मतलब स्टेशनरी फेज के चिपका रह जाएगा. सिमिलरली ये भी, इसके अंदर एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड कर जाएगा विद दिस. whereas ketone this won't be able to show any hydrogen bonding. यहाँ पे लिख भी देता हूं just so that you can know this is no hydrogen bonding over here. इसमें जो होंगे वो 2 H bonds बनेंगे पर मॉलिक्यूल, 2 H bonds पर मॉलिक्यूल. इधर 1 H bond पर मॉलिक्यूल, ठीक है. And this is midway polar, mid polar. सही है दानियल? हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देख लो इसके, इसमें it would become much more easier. अच्छा, अब हम इधर आ जाते हैं तो you can see पोलर था स्टेशनरी फेज, यानी अगर कोई चीज रह गई पीछे तो वो स्टेशनरी फेज से सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड थी, राइट. सो दैट मींस थर्ड मस्ट बी द मोस्ट पोलर वन. मोस्ट पोलर कौन सा है? द डाइकार्बोक्सिल, तो K मस्ट बी 3, राइट. अच्छा, सेकंड वाला ऊपर भी जाना था नीचे भी, मतलब मिडवे था, तो मोस्ट प्रॉब्ली मिडवे वाला ही होगा ये. दिस शुड बी नंबर 2. और वो वाला जो नॉन पोलर था वो मोबाइल फेज के साथ सबसे अट्रैक्टेड होगा और वो उसके साथ निकल जाएगा सबसे दूर तक. सो 1 इज द नॉन पोलर वन. इज दिस क्लियर मेरे बच्चों? किसी को कोई कंफ्यूजन? फिर नीचे दो बेकार सवाल है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, सो आई एम जस्ट राइटिंग दिस डाउन एज ओवर हियर. ओके. अच्छा, नीचे आपको पूछा हुआ था एक्सप्लेन, तो मैंने बोल दिया कंपाउंड के इज मोस्ट पोलर, J is less polar than K and L is non-polar, ठीक है. A polar solution will form strong attractive forces to stationary polar phase. सही है. So just write this down. What is meant by RF value? Just give the formula. इसके अंदर कोई डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, RF वैल्यू का फॉर्मूला ही दे दो. This is more than enough for you guys. अच्छा, amino acids can be separated by thin layer chromatography
A mixture of amino acids is analyzed using this technique. The chromatogram obtained is shown drawn to scale. The table shows some RF values for different amino acids in the solvent used. ठीक है, RF values आपको दिखाई इधर. Use the chromatogram and RF values to deduce the amino acid responsible for spot A and spot B. तो RF कैसे calculate होता है? RF is distance moved by spot upon distance moved by solvent. तो distance moved by spot A क्या है? अगर हम RF value निकालें A की, A ने कितना मूव किया है? I believe 3.5. So let's put this 3.5. और solvent ने कितना मूव किया? 5 मूव किया. What's the answer coming out to be? 0.7. Okay जी, thank you. So this is 0.7. तो कौन सा होगा फिर ये? Which amino acid is A? इस टेबल में से देख के बताओ, A कौन सा अमाइनो एसिड है? This weird name thing, leucine. So it's going to be leucine. सही है. Now do the same thing for B and tell me B कौन सा इनमें से. RF वैल्यू निकालो B की, और फिर कंपेयर करो टेबल में, और फिर मुझे बताओ कौन सा है ये B. जल्दी से शाबाश. Look, 1.5 है, और सॉल्वेंट कितना मूव किया है? 5 मूव किया है. So 1.5 divided by 5 works out to be 0.3, and that is going to be glutamic acid. So this is glutamic acid. Is this clear? Okay. A second chromatogram of the same mixture is taken using a more polar solvent. ठीक है, एक और क्रोमेटोग्राम इस्तेमाल हो रहा है which is taken using a more polar solvent. Predict the effect on the RF values of the amino acids. So अब आपने predict करना है RF values पे क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं more polar solvent इस्तेमाल करूंगा. Can you make any logical conclusion from over here? अगर हम solvent को more polar कर दें तो RF वैल्यू पे क्या फर्क पड़ सकता है? पहले तो मुझे ये बताओ, अमाइनो एसिड याद है क्या थे? Do you remember what are amino acids? Do you remember what are amino acids? Let's see. अमाइनो एसिड याद है आप लोगों को क्या होते हैं? What is an amino acid? किसी को याद ही है अमाइनो एसिड क्या है? Both acid and base. Yes. Amino acids are those compounds which should have a COOH and also a NH2. मुझे बताओ, अमाइनो एसिड पोलर होता है, नॉन पोलर होता है? देख के बताओ. पोलर होगा, राइट? इट इज गोइंग टू बी पोलर. सो अगर अब आप एक ऐसा सॉल्वेंट इस्तेमाल कर रहे हो जो पोलर है, यानी मोबाइल फेज ज्यादा पोलर है, अब उसका मतलब ये नहीं है सारे ज्यादा ज्यादा मूव करेंगे अब ऊपर. Isn't that so? These will attract each other strongly. आपकी अट्रैक्शन इनके बीच में इंक्रीज कर जाएगी. They will move further. क्रोमेटोग्राम पे ये साथ साथ सॉल्वेंट के साथ चलते जाएंगे. नॉट लेस डिस्टेंस, दे विल मूव मोर. पोलर है ना सॉल्वेंट, आपका पोलर सॉल्वेंट है, मोबाइल फेज वो चलेगा, वो ऊपर तक जा रहा है. अब यहां तक आपका सॉल्वेंट गया था, इस केस में ये दोनों यहीं तक आए थे. अब अगर मैं मोर पोलर कर दूंगा तो मोस्ट प्रॉब्ली ए वाला स्पॉट यहां तक आ जाएगा, बी वाला स्पॉट यहां तक आ जाएगा, बिकॉज दीज आर अमाइनो एसिड्स बाय नेचर. और ये जो है वो उस सॉल्वेंट के साथ आप ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं तो सॉल्वेंट ज्यादा राइज कर जाएंगे, राइट? यस, एग्जैक्टली. So now we can calculate, या we can see कि RF वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा. RF equals to distance traveled by component divided by distance traveled by solvent. We can all see the distance traveled by the component has increased, therefore your RF value shall also increase. ठीक है, so that's that. जब भी बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि आप अगर इंडस्ट्री ने सेट किया हुआ है कि भाई ये सॉल्वेंट इस्तेमाल करोगे तो ये RF वैल्यू आएगी,
तो आप भी वही सॉल्वेंट इस्तेमाल, ये नहीं समझिएगा कि मैं अपनी मर्जी से कोई सॉल्वेंट इस्तेमाल करूं तब भी आरएफ वैल्यू वही आ जाएगी, नहीं, योर सॉल्वेंट मस्ट आल्सो बी द सेम थिंग, ठीक है। उस सॉल्वेंट के लिए हमेशा जो है आपके पास वही आरएफ वैल्यू आएगी।